हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई आर्ट नोट्स बाय मेघना एंड दिस इज़ मेघना। और आज हम करने वाले हैं एथिस्टिक फ़िलॉसफ़ी का सेकंड स्कूल विच इज़ जैनिज़्म। हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें चारवाका स्कूल को कंप्लीट किया। उसके बारे में अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं जैनिज़्म। जैनिज़्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट एशियंट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड जैनिज़्म भी वन ऑफ द एथिस्ट स्कूल है, क्योंकि जैनिज़्म भी वैदिक अथॉरिटी में नहीं मानता है। जैनिज़्म स्कूल भी वैदिक अथॉरिटी को या वेदास को डिनाई करता है। वैदिक अथॉरिटी में जैनिज़्म का बिलीव नहीं है। तो बेसिकली आज हम जैनिज़्म के बारे में ही देखेंगे। हम जैनिज़्म में रियलिटी के बारे में पढ़ते हैं। रियलिटी एक नहीं मल्टीपल है, ऐसा कहना है जैनिज़्म का। ये जैनिज़्म का व्यू है। तो हम रियलिटी को ही कैसे समझेंगे, कैसे हमें ट्रू नॉलेज मिल सकता है, कैसे हमारी जो सोल है वो बाउंडेड है। चारवाका स्कूल में हमने देखा था कि जो हमारी जो चारवाका का व्यू था वो था कि हमारी सोल वगैरह नहीं होती है, हमारी बस एक लाइफ है। ये सोल, ये आत्मा, ये रीबर्थ, ये पुनर्जन्म, ये सारी सिर्फ मिथ है, ये सारी सिर्फ बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट जैनिज़्म में यहाँ पे बात हो रही है सोल की। चारवाका का व्यू जैनिज़्म के व्यू से काफ़ी अलग था, लेकिन फिर भी दोनों एथिस्टिक फ़िलॉसफी में आते हैं। तो अगर आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न है कि एथिस्टिक फ़िलॉसफी में सभी स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है या जो थ्योरीज़ है वो सेम ही है, बस सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एथिस्टिक फ़िलॉसफी में तीनों स्कूलों का जो भी थॉट्स है, जो भी व्यूज़ है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आज हम उसी में से सेकंड स्कूल के बारे में और डिटेल में जानेंगे, वो है जैनिज़्म। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देयर आर 24 तिरंतकारस या फिर तिरंतकार्स इन जैनिज़्म। जो टोटल तिरंतकार्स हुए हैं जैनिज़्म में वो 24 हुए हैं। मतलब तिरंतकार मीन्स होता है कि जो इस संसार में रह के इस संसार पे विजय प्राप्त कर लिए हो, मतलब इस संसार की मोह माया को त्याग के एक तरीके से डिटैचमेंट जिन्होंने वर्ल्डली डिज़ायर से प्राप्त कर लिया हो, उन्हें जैनिज़्म में तिरंतकार्स बोला गया है। बेसिकली तिरंतकार का जो रियल मीनिंग है वो ये होता है कि जिन्होंने किसी तीर्थ का फाउंड किया हो या फिर कैसे तीर्थ का एक तरीके से किसी तीर्थ स्थल को ढूंढा हो। तो बेसिकली जो तिरंतकार थे, इन्हें तिरंतकार इसीलिए बोला गया है क्योंकि इन्होंने संसार में रहते हुए संसार के जितने भी डिज़ायर्स थे, जो वर्ल्डली डिज़ायर्स थे, उन पे विजय प्राप्त की और अपना डिटैचमेंट कर लिया इस वर्ल्ड से। और आने वाली जो जनरेशन है, जो आने और जो लोग हैं, उनको भी सही धर्म का या सही जीवन का मार्ग दिखाते हैं, इसीलिए इन्हें तिरंतकार्स बोला गया है। एक तरीके से ये जैनिज़्म में गाइड होते हैं, दूसरे लोगों को गाइड करते हैं कि आप कैसे एक सही मार्ग को चूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। तो बेसिकली जो फाउंडर की अगर हम बात करें, फाउंडर ऑफ जैनिज़्म स्कूल की, तो ऋषभनाथ वॉज द फर्स्ट तिरंतकार। बट इन्हें भी फाउंडर माना जाता है, बट महावीरा को ज़्यादातर लोग फाउंडर मानते हैं क्योंकि ये 24th तिरंतकार थे। और बेसिकली इन्होंने जैनिज़्म को और एक तरीके से और ज़्यादा स्प्रेड किया और ज़्यादा जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में लोगों को समझाया है कि कैसे लाइफ को आप अच्छे तरीके से जी सकते हैं, कैसे एक लाइफ की वैल्यू आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने जैनिज़्म को और भी ज़्यादा स्प्रेड किया और जैनिज़्म का वैल्यू सबको समझाया। इसी वजह से ज़्यादातर लोग महावीरा को जैनिज़्म स्कूल का फाउंडर मानते हैं। नाउ हु इज़ महावीरा? कौन थे ये महावीरा? महावीरा का जो असली नाम था वो था वर्धमान। इनका जन्म 540 BC में हुआ था। एंड महावीरा यानी कि जो वर्धमान थे, ये बेसिकली जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनका जन्म हुआ था। एंड इनके फादर का नाम था किंग सिद्धार्थ एंड इनकी माता का नाम था त्रिशला। ये बेसिकली जो वर्धमान थे ये एक क्षत्रिय फैमिली में पैदा हुए थे और इनके जो टीचर थे वो थे पार्श्व। जब वर्धमान 30 ईयर्स के हुए तब उन्होंने अपना रॉयल पैलेस और उनकी जो लग्जीरियस लाइफ थी, उन सारी चीज़ों को, उन सारे एक तरीके से लग्जीरियस चीज़ों को, अपनी रॉयल चीज़ों को छोड़ के वो एक तरीके से एक साधु, एक एस्केटिक का जीवन जीने के लिए अपने घर को उन्होंने छोड़ दिया था। बेसिकली वर्धमान जो है वो साधना करना चाहते थे। वो अपने सारे प्लेजर्स और कंफर्ट्स को छोड़ के
एक अपनी लाइफ की वैल्यू समझना चाहते थे और अपनी लाइफ को और वैल्यूएबल बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर जो है छोड़कर एस्केटिक लाइफ को अपना लिया था। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सत्य। सत्य का मीनिंग होता है, सत्य को हम कहते हैं सत्य। सत्य का मीनिंग होता है रियलिटी। जैनिज्म में सत्य, रियलिटी को सत्य बोला गया है। सत्य, जैनिज्म का मानना है कि मोक्ष पाने के लिए, यानी कि बर्थ, डेथ, रीबर्थ, इन तीन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए, हमें मोक्ष पाने के लिए जो है रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। वो भी एज रियलिटी जैसी है बिल्कुल वैसे ही, कोई ऐसा अलग चीज़ नहीं समझना हमें। जैसी रियलिटी है वैसे ही उसको समझना होगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स रियलिटी है तो हमें उसे कॉम्प्लेक्स ही समझना होगा, तभी हमें जाके जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब आपने देखा कि चारवाका जो है इन सारी चीज़ों में नहीं मानते थे, बट जैनिज्म जो है इन सारी चीज़ों में मानता है। वो बर्थ, डेथ, रीबर्थ, इन सारी चीज़ों में मानते हैं, बट ऐसे नहीं मानते हैं कि एकदम ही रीबर्थ होता है तो तुम ये सारे कर्म करो, ये करो, नहीं। वो आपको रियलिटी से वाकिफ़ करा रहे हैं, वो आपको रियलिटी के बारे में समझाना चाह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जैनिज्म में कॉन्सेप्ट ऑफ सत्य रखा है कि लोग जो है रियलिटी को सबसे पहले समझे, जो कि मोक्ष के लिए ज़रूरी है। वो भी आपको लिबरेशन की तरफ ही ले जा रहे हैं, लेकिन कोई पूजा पाठ या कोई यज्ञ के थ्रू नहीं, बल्कि मेडिटेशन एंड रियलिटी के थ्रू। आप रियलिटी को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा जैनिज्म का मानना है। अब रियलिटी को सत्य बोला गया है, रियलिटी सत्य होती है। अब यहाँ पे रियलिटी बेसिकली होती कैसी है, जैनिज्म बताते हैं कि जो रियलिटी है वो अनक्रिएटेड है, मतलब किसी के द्वारा क्रिएट की भी नहीं है, अजन्म है, वो किसी ने क्रिएट नहीं की है, और इटर्नल है, यानी कि रियलिटी ना तो किसी ने क्रिएट किया, ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। रियलिटी हमेशा से वैसी ही थी और हमेशा ही वैसी ही रहेगी, और अभी भी वैसी ही है। तो रियलिटी अनक्रिएटेड और इंटरनल होते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सत्य में जैनिज्म ने 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है कि किस 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू जो है सत्य जो है मिलके बना है, रियलिटी जो है मिलके बनी है। तो बेसिकली ये 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है? सबसे पहला है आपका उत्पाद। उत्पाद का मतलब होता है नई चीज़ों का जन्म। रियलिटी एक तरीके से नई चीज़ों का जन्म भी होता है, एक तरीके से वो चेंज हो जाती है, नई चीज़ें आती हैं, नई चीज़ों का जन्म होता है। एंड देन व्याया मीन्स पुरानी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, पुरानी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसका मतलब होता है जन्म, या आप कह लीजिए नई चीज़ें का बनना, और इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय। एंड द लास्ट वन इज ध्रुव्य। ध्रुव्य नहीं, ध्रुव्य। ध्रुव्य होता है आपका एक ऐसा एलिमेंट जो हमेशा रहता है, परमानेंट। अब इस चीज़ को एक बार ढंग से समझते हैं। हमने ऊपर पढ़ा कि रियलिटी होती है अनक्रिएटेड और इटर्नल। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य। एक मिनट, ध्रुव्य। तो अब मैं आपको ऐसे मतलब बता रही हूँ कि रियलिटी जो है अनक्रिएटेड और इटर्नल होती है, और उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको बताएं। बट अब हम इस 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले जो रियलिटी होती है उसका जन्म होता है, वो बनती है, एक तरीके से एक न्यू रियलिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि जो पहले वाली रियलिटी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, या पहले वाली अब रियलिटी कुछ और है, अब पहले कुछ और थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी स्टार्टिंग से एक ही थी, उसको ना तो किसी ने क्रिएट किया, ना ही वो कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है। रियलिटी एक ही है, उसका जन्म एक ही बार हुआ है, और वो बनी, वो जो रियलिटी थी वो रियलिटी एक ही बार बनी, एंड देन उसके पुराने रूप का डिस्ट्रॉय हुआ। मतलब जैसे वो पहले थी वो चीज़ चेंज हो गई, एंड एक तरीके से एक नई तरीके से रियलिटी आपके सामने आई, एंड अब वो रियलिटी जो है हमेशा से परमानेंट है और कुछ भी नहीं है, और यही सेम चीज़ बाद में आगे भी रिपीट हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल है, आपके पास ये एक बॉल है,
ठीक है। इस बॉल का जन्म हुआ, ये बॉल मैंने आपको ला के दी है, ये आपने बॉल दुकानदार से खरीदी, दुकानदार ने बॉल बनाई थी। अब आपके पास जो ये एक बॉल है, इसका जन्म हुआ, ठीक है। अब इस पे एक पन्नी है, एक कागज़ चढ़ा हुआ है जिसके अंदर एक और बॉल है। अगर आप उसे काटेंगे या खेलते खेलते आपकी जो बॉल की रबड़ है वो घस गई, तो अंदर से एक नई बॉल निकलेगी, जो इसके जैसी तो नहीं होगी, बट एक नई बॉल होगी जो बिल्कुल ही चेंज होगी, लेकिन होगी वही सेम बॉल है, ये यही सेम बॉल, इसकी बस ऊपर की परत हट गई और अंदर से एक न्यू बॉल आ गई। तो बेसिकली रियलिटी भी यही सेम चीज़ रिपीट होती रहती है और ये इटर्नली चलती रहती है। और ये जो रियलिटी है ये हमेशा रहेगी, मतलब एक तरीके से एक मैजिक बॉक्स नहीं होता जिसके अंदर आप खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, लेकिन वो चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होती, वो हमेशा आती रहती है। वही सेम चीज़ ये रियलिटी भी है। ये रियलिटी जन्म लेती है एक बार, एंड देन इसके बाद इसके ऊपर की परत हटती जाती है एंड डिस्ट्रॉय होती जाती है, और अंदर से एक न्यू वही सेम रियलिटी एक न्यू वे में आपके सामने प्रेजेंट होती है। एंड देन वापस वो चीज़ आपको थोड़ी देर के लिए परमानेंट लगती है, उसके बाद फिर वापस वो जो है चेंज होती है, फिर उत्पाद होता है, फिर व्यय होता है, मतलब वापस वो जन्म लेती है एंड देन फिर उसका डिस्ट्रॉय होता है, फिर एक नई चीज़ जन्म लेती है। बट यहाँ पे ये रियलिटी क्या है, ये भी एक बॉल थी, ये परमानेंट रह गया, और ये भी एक बॉल थी, ये परमानेंट रह गया। आप इस बॉल के आने के बाद इस बॉल को भूल गए, ये भी परमानेंट है। तो ये होता है द्रव्य। आपके लिए ये भी बॉल थी, ये भी बॉल है, और यही चीज़ परमानेंट है कि रियलिटी में पहले आप इसके साथ खेल रहे थे, ये पहले आपके लिए उत्पाद था, जन्म हुआ था, एंड देन जब ये डिस्ट्रॉय हुआ, इसके अंदर से एक नई बॉल निकली, तो ये आपके लिए एक उत्पाद बन गया, एंड देन ये ख़त्म हुआ, ये फिर ये आपका एक उत्पाद बन गया। तो ये इटर्नली ये प्रोसेस चलता जा रहा है। रियलिटी एक जन्म एक बार ली है, वो रियलिटी एक जो है परमानेंट रहेगी, वो रियलिटी चेंज नहीं होगी, बस वो नए नए रूप में आपके सामने बार बार प्रेजेंट होती जा रही है। और रियलिटी है, लेकिन वही ये बॉल बार बार आपके सामने एक न्यू वे में प्रेजेंट होती जा रही है, प्रेजेंट होती जा रही है, लेकिन है ये एक वही बॉल, बॉल ही है ये। तो ये थी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिटी। वैसे ही एक आत्मा यानी कि जो सोल है वो परमानेंट है, वो नहीं ख़त्म हो रही है। आपकी बॉडी के अंदर एक सोल है, आपकी बॉडी बार बार ख़त्म हो जा रही है, बॉडी आपकी बॉडी से सोल निकल गई, आपकी बॉडी ख़त्म हुई, जला दिया गया, दफना दिया गया, सब बॉडी आपकी ख़त्म हो गई। अब सोल जो है वो इटर्नल है, वो नहीं ख़त्म हो रही है, अब वो नया रूप लेगी, एक नया जन्म लेगी किसी दूसरी बॉडी के अंदर, ये उसका नया जन्म है। एंड देन वो वापस से ख़त्म हो जाएगी, एंड फिर अगेन वो दूसरी बॉडी के अंदर जन्म लेगी, फिर वो भी ख़त्म हो जाएगी, फिर तीसरी मिलेगी। तो ये इटर्नली ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे परमानेंट क्या है? सोल। आपकी सोल जो है यहाँ पे परमानेंट है, और यही रियलिटी है, यही रियलिटी है कि आपकी जो सोल है वो परमानेंट है, वो बस बॉडी चेंज करती जा रही है। और वही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बॉल के वे में भी समझाई कि आपकी बॉडी चेंज होती जा रही है, बट जो सोल है वो रियलिटी है, वो सत्य है, और वो चेंज नहीं हो रहा है, वो हमेशा परमानेंट था और परमानेंट ही रहेगा। बस आपका नया जन्म होते जा रहा है, नई बॉडी मिलती जा रही है, वो ख़त्म हो रहा है, फिर नई बॉडी मिल रही है। सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सब। आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ द्रव्य। द्रव्य को हम कहते हैं सब्सटेंस। अब द्रव्य का मतलब सब्सटेंस या वस्तु। जैनिज्म कहता है कि यूनिवर्स इटर्नल है, इसमें कोई बिगनिंग और एंड नहीं है, मतलब कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें ना तो कोई बिगनिंग है कि वो कब स्टार्ट हुआ, और ना ही कोई एंड है कि कब ख़त्म होगा। तो जैनिज्म ने कॉन्सेप्ट ऑफ द्रव्य में 6 टाइप ऑफ सब्सटेंस बताए हैं कि वो 6 टाइप ऑफ सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनसे जो है सारी चीज़ें बनती है। सबसे पहला होता है जीवा, यानी कि एक तरीके से इसे बोल लीजिए कॉन्शियस बीइंग। जीवा मीन्स होता है कॉन्शियस बीइंग। ये सब्सटेंस है जो क्या कहते हैं, जैनिज्म ने बताए हैं। 6 टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है, ये टोटल 6 होते हैं। देन इज पुद्गला, मैटर। देन धर्म मीन्स मीडियम ऑफ मोशन। कि किस तरीके से आपकी बॉडी मूव हो रही है। एंड अधर्म,
ये आपका वो धर्म या अधर्म नहीं है जो हम हिंदुज़म में पढ़ते हैं। मीडियम ऑफ रेस्ट, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसको उसी से लिंक करके थोड़ा सा बताऊंगी। आकाश यानी कि स्पेस, एंड देन लास्ट वॉज इज काल यानी कि टाइम। दीज आर दी 6 सब्सटेंस जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ द्रव्य में जैनिज़्म ने बताया है। जैनिज़्म बताते हैं कि 6 टोटल सब्सटेंस है इस पूरे वर्ल्ड में। ये इस यूनिवर्स का ना तो कोई बिगनिंग है ना कोई एंड है, बट यहाँ पे द्रव्य है, सब्सटेंस है। सब्सटेंस में सबसे पहले सब्सटेंस क्या आता है? कॉन्शियस बीइंग यानी कि जीव, यानी कि हम लोग ह्यूमंस। देन आता है पुद्गल यानी कि मैटर, जिससे सारी चीज़ें बनी हुई है, हमारी बॉडी भी और बाकी सारी चीज़ें भी। फिर आता है धर्म। अगर आप मोशन कर रहे हैं, अगर आप कोई एक्शन कर रहे हैं, अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये धर्म है, क्योंकि आपकी बॉडी कुछ ना कुछ काम कर रही है, मोशन में है। अधर्म यानी मीडियम ऑफ रेस्ट, यानी कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप सिर्फ आराम कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। धर्म, आप अपनी लाइफ को किसी ना किसी काम में लगा के अपनी लाइफ को बिजी रख रहे हैं, अपने आप को क्या कहते हैं, बिजी रख रहे हैं। एक तरीके से आप जो है मीडियम ऑफ मोशन कर रहे हैं, धर्म है। अब आप कहेंगे कि रात में अगर आदमी सोता है दिन भर काम करके तो ये भी अधर्म हुआ? नहीं, अधर्म का भी एक समय है, धर्म का भी एक समय है। बट बेसिकली जो लोग दिन रात ही सोते रहते हैं, बस कोई काम नहीं करते हैं, प्रोकास्टिनेशन वगैरह सब, ये सब अधर्म में आ जाता है। आपको हमेशा प्रोडक्टिव वर्क करते रहना चाहिए। देन आता है आकाश यानी कि स्पेस, ये भी एक तरीके से सब्सटेंस में आता है। एंड काल, टाइम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी सब्सटेंस में आता है। तो बेसिकली ये इस चीज़ को हम थोड़ा और तरीके से पढ़ेंगे, 6 कॉन्सेप्ट ऑफ द्रव्य को। इसको आने वाले आगे जो हम और भी स्कूल्स पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो जैनिज़्म है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ऑफ द्रव्य दिया है, और इसमें हम जीव और अजीव की बात करेंगे, गुना एंड पर्याय, मोड्स, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। सो बेसिकली जीवा क्या होता है? जीवा होती है सोल, या कह लीजिए जीव, बट ये होती है सोल। जीव होता है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस बीइंग, मैंने ऊपर ही बताया, ये होता है कॉन्शियस, रियल, नोयर एंड एक्सपीरियंस। मतलब बेसिकली जैनिज़्म जो है ये बता रहा है कि जो हमारी बॉडी है, हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी सारी चीज़ जानती है, हमारी बॉडी जानती है कि कब हमारा हाथ उठना है, हमारी बॉडी जानती है कि कब हमें किधर देखना है, कैसे खड़े रहना है। बट बेसिकली जो जैनिज़्म है वो ये कहते हैं कि रियल नोअर हमारी बॉडी नहीं, या कॉन्शियस हमारी बॉडी नहीं, हमारी सोल है। हर चीज़ के बारे में जो जानता है, जो हर चीज़ को एक्सपीरियंस करता है, वो हमारी सोल है। जैसे कभी कभार एक बार कहने की बात होती है ना कि जब कभी कभार कोई आपके मम्मी पापा आपको डांट देते हैं तो आपके दिल पे वो बात लग जाती है, आपकी सोल हट हो जाती है। तो बेसिकली आपकी बॉडी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर रही, आपकी बॉडी सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ों का एक्सपीरियंस करती है। अगर आपके खून बहने लग गया, आप चोट लग गई, तो बॉडी सिर्फ एक्सटर्नल चीज़ों को महसूस करती है, बट वो भी किसकी वजह से? सोल की वजह से। सोल जानता है अगर आपके कहीं पे कट लग गया और आप कॉन्शियस नहीं हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि जब कोई आदमी या कोई पर्सन मर जाता है, उसकी बॉडी को जला दिया जाता है, तो क्या वो तड़पता या चीखता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोल नहीं है। अगर उसके अंदर सोल होती तो वो उस जलन को, उस क्या कहते हैं, जब उसे चिता पे लेटाया जाता है, जब उसे एक तरीके से जलाया जाता है, तो वो चीखती। आप जब कभी भी आग को टच करते हैं या कभी आपका हाथ जल जाता है तो कैसे आपको तुरंत एकदम जलन मचने लगती है, आप बर्फ़ में पानी डालते हैं, तो वो चीज़ आपकी बॉडी नहीं एक्सपीरियंस करती, वो चीज़ आपकी सोल एक्सपीरियंस करती है। वैसे ही जब बॉडी में से सोल निकल जाती है तो आपकी बॉडी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। तो इस चीज़ से आपको अच्छे समझ में आएगा कि आपकी बॉडी इज़ नॉट दैट वन थिंग जो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही है, बल्कि आपकी सोल इज़ दी वन जो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करती है, जो कॉन्शियस है, जो सारी चीज़ें जानती है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे एक पर्सन जो चिता पे लेटा है, अगर उसे जलाया जाएगा तो वो नहीं चीखता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सोल नहीं है। और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि जब आपकी बॉडी में सोल है तो आपको दर्द महसूस हो रहा है, जब नहीं है तो आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। हर जीव में इन्फिनाइट नॉलेज, ब्लिस
पावर और कॉन्शियसनेस होता है। मतलब कि ये जो सोल होती है इसके पास इन्फिनाइट नॉलेज होता है, बट हमारी बॉडी फिनाइट है, तो हमें इस सोल की इन्फिनाइट नॉलेज नहीं मिल पाती है, हमारी बॉडी उतना नहीं जान पाती है। बट इसके पास, सोल के पास इन्फिनाइट नॉलेज होता है, ये ब्लेस होती है, इसके पास पावर होती है, इसके पास कॉन्शियसनेस होती है। कर्मा की वजह से ये ऑब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। अब बेसिकली सोल को ऑब्स्ट्रैक्ट कौन करता है? कर्मा। मतलब सोल तो बहुत सारी चीज़ें जानती है, कॉन्शियस है, रियल नोअर है, एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस भी बहुत सारी चीज़ों को करती है। बट सोल अपना रियल काम, या एक तरीके से हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं, या इसकी नॉलेज कैसे ले सकते हैं, या इसके बारे में कभी नोटिस क्यों नहीं करते हैं, वो हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कर्मा, हम कर्म के में हम कर्म या कर्म जो हम करते हैं, बैड कर्म गुड कर्म, उन सब चीज़ों में फंसे रह जाते हैं, जो कि एक ऑब्स्ट्रैक्ट है और जिसकी वजह से हमें सोल समझ में नहीं आता। अब जैसे कि हर सोल के पास एक पावर है, मैंने आपको बताई, हर सोल के पास एक पावर है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो यूनिवर्स आपके पास एक अच्छा ही फीडबैक भेज देता है और आपके साथ भी अच्छा ही होता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी वापस यूनिवर्स गलत ही करता है। बट लोगों ने इसे कर्मा का नाम दे दिया है कि ये कर्म है, बट बेसिकली ये पावर होती है जो सोल और यूनिवर्स मिल के करते हैं। कि अगर आप किसी के लिए, क्योंकि देखिए जब आप किसी के साथ बुरा करने का सोचते हैं तो आपकी सोल अंदर से बहुत घबराई होती है और डर भी उसे लग रहा होता है, आपकी सोल तड़प रही होती है कि भाई मैं कैसे किसी के साथ ऐसा कर सकता हूँ। आपको गिल्ट फील होता है, आपको कुछ भी फील होता है। अगर आपने किसी को डांट दिया और आपको लगता था कि मुझे इसे नहीं ऐसा करना चाहिए था, तो आपकी सोल हट होती है। आप नहीं हट होते, बॉडी हट नहीं होती, आपकी सोल हट होती है। तो बेसिकली सारी चीज़ें जब सोल कर रही है तो ऑब्स्ट्रक्शन भी सोल को ही होगा, और इस चीज़ को नाम दे दिया गया कर्मा। कि कर्म अगर आप अच्छे कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा होगा। बट बेसिकली यहाँ पे बात चल रही है सोल की। हम सोल के बारे में जान ही नहीं सकते कि भाई हमारी सोल क्या कहती है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि आपको हमेशा अपने मन की, अपने अंतरात्मा की सुननी चाहिए, क्योंकि वो आपकी रियल नोअर है, वो आपकी बॉडी को अच्छे से जानती है, वो आपके बारे में अच्छे से जानती है। तो ये चीज़ एक तरीके से सोल को बाउंड कर देती है, सोल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। उस कर्म की वजह से हमारा जो सोल है वो एक तरीके से इन्फिनाइट नॉलेज भी नहीं ले पाता है और एक तरीके से बंद के रह जाता है। अब आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे कि जो सोल है ना, टाइप्स ऑफ जीवा देखते हैं। टाइप्स ऑफ जीवा, अब दो तरीके की जीवा होती है। एक तो होती है बद्ध और एक होती है मुक्ता। अगर आप नाम से समझ पा रहे हैं तो नाम से समझ सकते हैं। बद्ध मीन्स होती है बॉन्डेड सोल्स और मुक्ता मीन्स होती है लिबरेटेड सोल्स। अब बद्ध सोल या बॉन्डेड सोल्स कौन सी होती है? जिनके ऊपर कार्मिक पार्टिकल्स चिपके हुए हैं, जो अभी भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए रो रही है या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से चिपकी हुई है, उसे कहते हैं बद्ध सोल, बॉन्डेड सोल्स। जैसे कि हमने पता चल गया कि आप मान लीजिए आपने पढ़ लिया कि भाई हमारी बॉडी के अंदर जो है सोल होती है, ठीक है, जो कर्मा के थ्रू जो है बाउंडेड है, कर्मा के थ्रू जो है बंधी हुई है, एंड कॉन्शियस है, रियल नोअर एक्सपीरियंस, आपको सारा पता चल गया सोल के बारे में। बट फिर भी आप जो है जाके उन्हीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में उनको पाना चाहते हो, उनके लिए डिज़ायर करते हो। जैसे आपको कोई आपने कोई गलत काम किया, आपको उसके लिए मना किया गया और आपने कहा हाँ ठीक है मैं आगे से नहीं करूँगा, और फिर जाके आप वही काम कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से बद्ध सोल्स होती हैं, जिनके ऊपर कार्मिक पार्टिकल्स हैं और वो चिपके हुए हैं, और एक तरीके से वो कार्मिक पार्टिकल्स, वो कर्मा वो छोड़ ही नहीं रही है, वो उसी से चिपकी हुई है। मुक्ता यानी लिबरेटेड सोल्स, जिन्होंने कर्मा से मुक्ति पा ली है, जो इस कर्म धर्म इन सारी चीज़ों से मुक्ति पा चुके हैं, जो एक तरीके से बेसिकली मुक्त हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें वो समझ गए कि सोल ही रियल चीज़ रियलिटी होती है, सोल ही सारी चीज़ें कर रही होती है, हमें अपनी सोल की बात हमेशा माननी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जिसने जान ली है, जिसने अपना ली है अपनी लाइफ में, उनकी सोल्स लिबरेटेड हो जाती है।
यहाँ पे आपको मोक्ष नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपके सोल की बात की जा रही है। अगर आप इन सारी चीज़ों को जानने के बाद भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स का डिज़ायर करते हैं तो आपकी सोल बॉन्डेड है। अगर आप इन सारी चीज़ों को जानने के बाद भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का एक तरीके से डिज़ायर नहीं करते हैं तो आपकी सोल जो है वो, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों का डिज़ायर नहीं करते तो आपकी सोल लिबरेटेड है, आपकी सोल लिबरेट हो चुकी है। आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कोई डिज़ायर नहीं है, ऐसा जैनिज़्म बताता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सब जीव हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस आ जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स सब जीव है, सबके अंदर सोल है, सब एक्सपीरियंस करते हैं। बट सब अपने अपने कर्मा के वजह से सबकी सोल फंसी हुई है, सबकी सोल एब्स्ट्रैक्ट हुई है कि वो लिबरेट नहीं हो पा रही है, मुक्त नहीं हो पा रही है। अब बात करते हैं, ये तो थी जीवा, ये तो थे आपके जीवा सोल, जिसमें आपके आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब आते हैं नॉन सोल सब्सटेंस यानी कि अजीवा पे। अजीवा कौन होते हैं? नॉन सोल सब्सटेंस। नॉन सोल सब्सटेंस अजीवा, इन्हें कहते हैं हम अनकॉन्शियस मैटर। जो जीवा थे वो थे कॉन्शियस बीइंग, ये है अनकॉन्शियस मैटर, जिसमें आपके आ जाते हैं ऊपर जो हमने ये द्रव्य पढ़े ना, कॉन्सेप्ट ऑफ द्रव्य में जीवा, पुद्गला, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो बेसिकली जीवा के बारे में तो हमने पता चल गया कि क्या है। अब अजीवा यानी अनकॉन्शियस मैटर कौन कौन से थे? तो बेसिकली अनकॉन्शियस में आ जाते हैं आपके पुद्गला यानी कि मैटर, एंड स्पेस, एंड टाइम, एंड धर्म, एंड अधर्म, मोशन का मीडियम एंड रेस्ट का मीडियम, अधर्म। तो बेसिकली ये सारी जो है आपके अनकॉन्शियस मैटर है। हमने जीवा के बारे में देखा, हमने अजीवा के बारे में देखा। अब ये जो अजीवा है यानी कि पत्थर, हवा, समय, ये सब अजीब हैं। ये सब में कोई एक तरीके से कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, ये सब बस अनकॉन्शियस है, इनमें कोई सोल वगैरह नहीं है। बाकी जो सोल है वो है ह्यूमंस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, जिन्हें हम कहते हैं जीव, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेसिकली ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ द्रव्य। और एक और चीज़ होती है जीवा और अजीवा में, एक तरीके से क्वालिटीज़ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं गुना, गुण, जैसे हम हिंदी में कहते हैं। तो गुण यानी कि क्वालिटीज़। गुण वो होता है जो सब्सटेंस में इनहेरेंट यानी कि जातीजा होता है। एक तरीके से इनहेरेंटली आपके अंदर कोई अच्छा गुण है या कोई बुरा गुण है तो उसे कहते हैं क्वालिटीज़। अब आप कहीं भी किसी के पास जाते हो या किसी से मिलते हो तो आप सोचते हो ना कि वो आपके साथ अगर अच्छा बिहेवियर करता है तो आप कहते हो ना कि भाई इसकी कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ये एक तरीके से बहुत रिस्पेक्टफुल है, ये सबकी रिस्पेक्ट करता है, बहुत अच्छा हैप्पी रहता है, हमेशा हैप्पी वाइब्स आती है इससे। तो वो एक तरीके से हर चीज़ में होता है गुड और क्वालिटी। अगर आप ब्रेड लेने भी जाते हो, आप दूध लेने भी जाते हो तो उसकी क्वालिटी यानी उसकी गुण चेक करते हो कि इसमें कितनी क्वालिटीज़ है, तब आप किसी चीज़ को बाय करते हो। वैसे ही गुण जो है हर एक चीज़ में होता ही होता है। अब वो अवगुण होता है कि वो सद्गुण होता है, वो डिपेंड करता है चीज़ पे। अब हर द्रव्य के अपने अपने गुण होते हैं। गुणा बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य बिना गुण नहीं होता है। मतलब कि जो सब्सटेंस है, हर एक सब्सटेंस का कोई ना कोई क्वालिटी होता ही होता है। कोई भी सब्सटेंस बिना क्वालिटी के हो ही नहीं सकता। जैसे कोई किताब है, उसकी क्वालिटी मे भी अच्छी हो, मे भी ना अच्छी हो, उसके पेजेस पतले हो, तुरंत फट जाते हो, या फिर उस पर लिखने में अच्छा ना लगता हो। हर एक चीज़ की क्वालिटी होती है। कोई फ़ोन अच्छा चलता है, कोई फ़ोन अच्छा नहीं चलता है। तो जो सब्सटेंस है उसके क्वालिटीज़ तो ज़रूर होंगी। ह्यूमन में जैसे क्वालिटीज़ होती है वैसे ही हर एक चीज़ में होती है, चाहे वो जीव हो चाहे वो अजीब हो, क्वालिटी तो सब में होगी। तो सब्सटेंस बिना क्वालिटी के नहीं हो सकता और क्वालिटी बिना सब्सटेंस के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अगर सब्सटेंस ही नहीं होगा तो क्वालिटी होगी किस चीज़ की? इसीलिए जो सब्सटेंस है वो बिना क्वालिटी के एग्जिस्ट नहीं कर सकता और क्वालिटी बिना सब्सटेंस के। एग्जाम्पल जैसे आत्मा का गुण कॉन्शियसनेस है। जैसे हमारी जो सोल है उसका गुण क्या है कि वो कॉन्शियस है, वो सारी चीज़ों का जानती है, उसका बारे में उसे पता है। अगर आप कुछ टेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कुछ टच कर रहे हैं, अगर आपको कोई स्मेल आ रही है, अगर आपको किसी चीज़ का कलर दिख रहा है तो आपको नहीं दिख रहा है, आपकी सोल को दिख रहा है।
और यही सोल की क्वालिटी है कि वो कॉन्शियस है, वो सारी चीज़ों को महसूस कर पाती है, टच कर पाती है, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू समझ पाती है कि भाई हाँ, अगर मैं आपको सेब खिलाऊं तो आपको उसका टेस्ट पता है। कैसे? क्योंकि आपकी सोल कॉन्शियस है, आपकी सोल जानती है कि आपने सेब खाया है तो वो मीठा होगा। तो एक तरीके से ये आपके सोल की क्वालिटी है। एक और चीज़ आती है पर्याय। पर्याय मीन्स होता है मोड। एक मिनट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर्याय। सॉरी, पर्याय मीन्स होता है मोड। अब पर्याय यानी मोड्स के बारे में देखते हैं। हर सब्सटेंस किसी ना किसी अवस्था में होता है, मतलब हर एक सब्सटेंस किसी ना किसी मोड में प्रेजेंट है आपके सामने। जैसे पानी जो है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, जो क्या कहते हैं आइस है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो बेसिकली हर सब्सटेंस, जो बेड है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, जो बुक है वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, जो जूस है वो एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हर सब्सटेंस किसी ना किसी मोड में आपके सामने प्रेजेंट है। वो अवस्था ही मोड है, वही उसका पर्याय है। मतलब अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो जो है डिजिटल मोड में आपके सामने प्रेजेंट है, तो ये एक तरीके से आपका पर्याय हुआ, ये मोड हुआ। गुण परमानेंट होते हैं लेकिन पर्याय चेंजिंग होते हैं। अब जैसे गुण जो होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, क्वालिटीज़, वो परमानेंट होते हैं। अगर किसी बुक का गुण खराब है तो वो खराब ही है, वो चेंज नहीं होगा। बट उस बुक का मोड चेंज हो सकता है। वो बुक बेसिकली हो सकता है कि आप उसका क्वालिटी ख़राब है तो उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर लो। जो बुक आप पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे थे कि हाँ, बुक्स बेसिकली जैसे कैसे बुक्स बेसिकली किस लिए यूज़ होती है, या नोट बुक्स बेसिकली किस लिए यूज़ होती है, पढ़ने के लिए होती है, राइटिंग के लिए यूज़ होती है। बट अगर उसका गुण यानी कि क्वालिटी ख़राब है, आपको उस बुक पे नहीं लिखना अच्छा लगता या आपसे लिखा नहीं जाता है, तो आप उसको रैपिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो ये बेसिकली ये नोटबुक आपके सामने, या आपको इसकी नॉलेज कैसे पता है, कैसे प्रेजेंट है, किस मोड में प्रेजेंट है कि ये इस पे राइटिंग लिखे जाते हैं, इसके नोट्स लिखे जाते हैं। ये एक तरीके से ये इस नोटबुक का ये हुआ आपका मोड। इसका गुण परमानेंट है कि ये नोटबुक अच्छी नहीं है, फिर इसका मोड चेंज होके क्या हो गया, रैपिंग। कि इस बुक में आप रैपिंग करते हैं, किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लिया, रफ़ यूज़ के लिए कर लिया। राइटिंग में भी आप इसमें नोट्स नहीं लिख रहे, आप इसमें रफ़ वर्क कर रहे हैं, और वो भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप बेसिकली रैपिंग ही कर रहे हैं। किसी चीज़ को रैप करने में यूज़ कर लिया, किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लिया, तो ये इसका मोड हुआ। तो जो गुण है वो परमानेंट होते हैं कि भाई अगर ख़राब है तो ख़राब ही है, और गलत अगर क्या कहते हैं बेकार है तो बेकार ही है। बट जो मोड है वो क्या कहते हैं चेंजेबल होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। मोड चेंज होते रहते हैं। जैसे सोल जो है ये परमानेंट है, ये आपकी बॉडी का गुण है, ये परमानेंट है। ये आपकी ये जीव की एक तरीके से, ये जो सोल है, ये जो कॉन्शियस है, ये बॉडी का एक तरीके से गुण हुआ कि बॉडी के अंदर क्या गुण है, तो गुण क्वालिटी क्या है, सोल है उसके अंदर जो परमानेंट है। और ये सोल जो है ये परमानेंट है, लेकिन इसकी जो ये बॉडी है ये मोड है। और ये जब ये बॉडी ख़त्म होगी तो ये दूसरी बॉडी में जाएगी और ये दूसरा मोड होगा। तो बेसिकली ये मोड चेंज हो गया। पहले ये था, अब ये हो गया। पहले लड़की थी, अब लड़का हो गया। पहले जो सोल लड़की हुआ करती थी, अब वो लड़का हो गया। तो बेसिकली सोल ने अपना मोड चेंज कर लिया। तो सोल जो है वो परमानेंट, सोल का जो गुण है एक तरीके से वो ये है कि वो परमानेंट है, बट वो अपना मोड हमेशा चेंज करती रहती है। तो मोड्स जो है हमेशा चेंज होते रहते हैं। आत्मा का गुण है चेतन यानी कॉन्शियस, लेकिन जब वो जन्म लेता है, बच्चा होता है, एक तरीके से एक बेबी होता है, तब उसका ये जो एक तरीके से गुण होता है सोल का, वो होता है उसका कॉन्शियस, जब वो बच्चा होता है। एंड देन वो जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, तो एक तरीके से उसका स्ट्रक्चर, बेबी का स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है। तो पहले जो सोल बेबी में थी, फिर वो किसी अडल्ट में आती है, एंड देन ओल्ड एज में आ जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि आपका जो सोल का जो मोड है वो चेंज होता जा रहा है। जैसे यहाँ पे सोल बॉडी चेंज कर रही है तो भी मोड चेंज हो रहा है। यहाँ पे सोल एक ही बॉडी में है, वो अडल्ट, पहले बेबी जो होता है, फिर अडल्ट होता है, फिर ओल्ड एज में होता है। तो यहाँ पे भी सोल अपना मोड चेंज करती जा रही
है, धीरे धीरे अपडेट होती जा रही है। कि पहले मैं बच्ची थी तो अब मेरे को नहीं पता था कि क्या मुझे मुंह में लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या मुझे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या गलत चीज़ है, क्या कहते हैं, क्या गंदी चीज़ है कि इससे मुझे खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। पहले मैं मिट्टी खा लेती थी, तो तब मेरी सोल को ये चीज़ नहीं पता थी। तब उसने अपना धीरे धीरे करके, जैसे मैं बड़ी हुई और सोल को पता चला कि अब मैं बड़ी हो रही हूँ, तो उसने अपना मोड चेंज किया और अडल्ट मोड पे आ गई। और फिर जब तो सोल ने शादी वादी की, तब फिर बच्चे बच्चे हुए, तब फिर सोल ने अपना मोड चेंज किया और ओल्ड एज पर आ गई। एक गेम नहीं है ये, बट एक तरीके से सोल अपनी चीज़ों को चेंज करती रहती है। जैसे आप जब बच्चे थे, तो जब आप बचपन में बात करते थे, लोग उस चीज़ पे हंसते थे। लोगों को लगता था बेचारा बच्चा है या मासूम सा बच्चा है, बहुत मासूम है, ये है वो है। तो सोल पहले वैसी थी। फिर जैसे जैसे आप अडल्ट एज में आए और आपने वही सेम जो क्रैक किया, तो लोग आपका मजाक उड़ा रहे कि कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है, तू पागल है, तू ये है। तो सोल एक तरीके से अडल्ट में आके अपने आप चेंज हो गई। आप अपने आप उस बात पे, जिस पे बचपन में लोग हंसते थे, बड़े होने के बाद आपको पता चला कि वो क्यों हंसते थे, या बड़े होने के बाद आपने सेम बात करी, तो आप उस बात पे कोई हंसा नहीं, उल्टा आपका मजाक बन गया। तो सोल को पता चला कि अब मुझे चेंज होना चाहिए, अब मैं ऐसी बातें नहीं कर सकती हूँ। फिर जैसी वो ओल्ड एज में आई, तो सोल ने फिर डिफरेंट टाइप्स की बातें स्टार्ट कर दी। डिफरेंट टाइप्स मतलब एक तरीके से जिस पे लोग बचपन में हंसते थे, हो सकता है उसी बात पे अभी के भी लोग हंसे। या फिर हो सकता है अडल्ट एज में जो मैंने जो क्रैक किया था उस पे तब लोग नहीं हंसे, तो अब हंस सकते हैं। तो बेसिकली सोल को पता है कि कब क्या बोलना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो वो अपना मूड चेंज करती रहती है। सो ये कॉन्सेप्ट ऑफ द्रव्यम में हमने देखा जीव को, अजीव को, गुना को, पर्याय को, कि कैसे सोल जो है अपना मूड चेंज करती रहती है, और कैसे जो सोल है वो परमानेंट होती है, बट उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो उसका मूड होता है, बॉडी उसकी मूड होती है जिसके थ्रू सोल चल रही होती है, एंड वो चेंज होती रहती है। मूड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, बट जो गुण है, जो सोल है, वो परमानेंट रहती है। So that's it for today. Thank you so much for watching my video.